तो वो शायद कोई उसमें तर्जुमे में खूबी पैदा हो गई होगी, उसकी वजह से वो असल क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, जिन यानी मट्टो को और गालिब को, क्योंकि उनकी ये सारी चीज़ें मौजूद थी बायोग्राफी की सूरत में। सो अगर काम करने वाला आदमी मेहनत थोड़ी सी करना चाहता हो, तो अब मुझे याद है कि ज़हरा निगाह ने इस किताब की जब कराची में लॉन्च हुई, तो उन्होंने ख़ास तौर पे इस मेहनत की तरफ बहुत इशारा किया। उन्होंने कहा बाकी तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, लेकिन मैं तो ये देखती हूँ कि तुमने इसमें जान कितनी मारी। यानी ऐसे कि आप अंग्रेज़ी आपके सामने है और आपको बुरी भली अंग्रेज़ी आती है, आप काम लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो है कि तुम रुक कर तुम जाते हो और मंटो की किताब निकालते हो और पूरा अफसाना पढ़ते हो और फिर आके काम शुरू करते हो, तो ये तो बड़ा टेढ़ा काम है भाई। तो मैंने कहा ये इसलिए कि एक तो मुझसे किसी पब्लिशर ने नहीं करवाया, और ये मैं अपने शौक से कर रहा था, मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी कि मुझे फरवरी में देना है, ऐसा कुछ नहीं, तो बस वो शौक में काम हो गया। बात तो नहीं तो यहाँ सिर्फ वही किताब लगाई जा सकती जो आपने छपी है, दूसरे में ये तो सर का तर्जुमे तो दूसरी नाम सबकी है दूसरी, वो शायरी तो लगाए ना, वो तो पहले लगाया, वो तो मैं शहजाद की सबसे आगे लगाया, लेकिन वो वापस भी मिले करती मेरी रात की बात। दूसरा सर सवाल ये था कि अब जिस तरह आमतौर पर ना लोगों को पढ़ने से जो हम सुनते हैं ये रविशंकर बाल है या रविशंकर बाल है, ये काफी लोग जी। मैं इसकी दो बातें हैं। देखिए, हर जुबान के अपना डायलेक्ट एक होता है। बंगाली जुबान जो है, बुनियादी तौर पर बंगाली रहता है, और वो हिंदुस्तान में बंगालियों का तलफ़ुज़ बिल्कुल अपना है, जिस तरह तुर्की वालों का है। मिसाल के तौर पर जिस लफ्ज़ को हम लोग खान कहते हैं, तुर्की वाले उसको हान कहते हैं, तुर्की में खे नहीं होता, और हान का मतलब और खान है ये असल में, तो वो खातून को हातून कहते हैं। सो ये तुर्की का ज़ुबान का अपना एक तरीका है। इसी तरह से जो बंगाली ज़ुबान है, यही नाम जो रवि शंकर है, ये हिंदी में आके रविशंकर हो जाता है। रवि और शंकर, जी हाँ, तो उनके यहाँ चूंकि वो वाव नहीं है या इस तरह से, तो वो ये हिंदी डायलेक्ट है, वो सॉरी बंगाली लहजा है, और वो चूंकि जिस किताब से मैंने इसको तर्जुमा किया है, उस किताब पर ये नाम इसी तरह से लिखा गया था, और खैर मैंने उस राइटर के बारे में फिर और कुछ छानबीन भी की, तो वो इसी नाम से लिखते थे, तो इस वजह से मैंने भी यही नाम कायम किया है। लेकिन असल में ये वही रविशंकर है, जो रविशंकर जो सितार, बहुत बड़े सितार नवाज गुजरे हैं, तो हम जानते हैं उनको रविशंकर के नाम से। तो ये इस तरह से, जिस तरह काजल जो लफ्ज़ है, उसको बंगाली क्या कहते हैं, काजोल, जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस है, वाह काजोल करके बोलते हैं वो, तो वो उनका बोलने का तरीका, तो वो अपना नाम वैसे ही लिखते हैं। ये एक बात। तो दूसरे की तर्जुमा करते हुए आपको लगा कि उन्होंने जस्टिफाई किया है गालिब को बहुत। देखिए, मैं तो खैर क्या इस पर कोई यानी महकमा पेश करूँ, आप आसिफ साहब का इसमें ज़रा मुकदमा पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आसिफ साहब ने जितनी दाद दी है राइटर को। आसिफ साहब ने कहा कि ये बंगाल में बैठा हुआ आदमी, उर्दू जिसकी ज़ुबान नहीं है, ये अदब यानी जिसको दूसरी ज़ुबान के तौर पे पढ़ा होगा, ये जिस तरह नॉवेल उसने बना लिया, जो सोच लिया, उर्दू वालों को तो उसकी हवा भी नहीं लगी। राइटर की तारीफ पढ़ने के लिए तो आसिफ साहब का, और तर्जुमा निगार की तारीफ पढ़ने के लिए सलीम साहब का तर्जुमा। जी बिल्कुल, तो एजाज़ है। तो सर वो वाक़या अगर आप शेयर करें हमारे साथ, सलीम आसिफ साहब का आप सुना रहे थे कि जब उन्होंने मुकदमा लिखा तो किस तरह भाई आसिफ साहब को ये नॉवेल बेहद पसंद था, और शायद आसिफ साहब से मेरी बहुत मोहब्बत और दोस्ती का बहुत गहरा रिश्ता था। आसिफ साहब मेरी कभी तारीफ़ ही नहीं करते थे, हमें हसरत रहती थी कि सभी कभी तारीफ़ करें। आसिफ साहब मेरी कभी तारीफ़ ना किसी के सामने की, ना अकेले में की। आसिफ साहब ने सारे हक अदा कर दिए इस किताब का मुकदमा लिख के। आसिफ साहब ने जब इसका मुकदमा लिखा तो उनको ये तर्जुमा बेहद पसंद था। वो बार बार ये जुमला मुझे कहा करते थे कि तुमने इसको असल से बढ़ा दिया है, ये नॉवेल बढ़ गया है। और ये लिखा कि मतलब ये था ना कि इसका जो मजमून था वो तो उर्दू, जी हाँ, उर्दू के दोनों ही जो जाइंट्स और ज़ुबान की बहुत तारीफ़ करते थे कि ज़ुबान बहुत अच्छी लिखी है, और ये कि मट्टो और गालिब के जो 100 साल का फ़र्क है दोनों ज़बानों में और शहरों में, मट्टो पंजाबी थे, तो ये तुमने स्लाइटली उसके अंदर
कैसे रखा है कि जब गालिब वाला चैप्टर आता है तो ज़ुबान बदल जाती है, और जब मंटो वाला चैप्टर आता है तो ज़ुबान बदल जाती है। तो ये इस तरह की शाबाश अगर आपको अपने मेंटोर से, उस्ताद से मिले तो आप सोच सकते हैं। इसका मुकदमे का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आसिफ साहब ने इस पर मुकदमा लिखा किताब पर, और लिखकर एक ड्राफ्ट मुझे दिया और मुझे कहा इसकी प्रूफ रीडिंग कर लो, देखो उसमें कोई गलती तो नहीं है। मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। मैंने उसकी कुछ प्रूफ की गलतियाँ बताई और आसिफ साहब के टेबल पे छोड़ा है। आसिफ साहब ने कहा अच्छा ठीक है। उसको देखना शुरू किया। अब दोबारा मेरे पास आया तो उसमें 2 पैराग्राफ बढ़ चुके थे, 2 नए पैराग्राफ आ गए। मैंने उसको फिर देखा एक नज़र, फिर वापस किया। अगली बार आया तो उसमें 3 पैराग्राफ बढ़ चुके थे। इस तरह 4 बार आसिफ साहब उसको बढ़ाते चले गए मजमून। तो मैंने कहा खुदा के वास्ते ये 20-25 सफ़े का मजमून बन गया है, अब ये क्या करने लगे भाई, अब मुझे वापस मत करना, क्योंकि तुम ये मुझे देकर जाते हो तो मेरा कुछ और इसके बारे में लिखने को जी चाहता है। तो उनको ये बेहद पसंद था। ज़्यादा तो नावल पर ही उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने तर्जुमे पर भी लिखा है, और उन्होंने ये बात बड़ी सराहत से उसमें बताई है कि किस तरह से ये थोड़ा सा यानी आम तर्जुमों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। कि उसमें थोड़ा सा जब आप ये यानी इसको आप रिसर्च कर लीजिए, या आसिफ साहब ने तो उसके लिए लफ्ज़ बाजियाफ्त लिखा है कि ये तो असल में बाजियाफ्त है ये तर्जुमा। वो इस वजह से शायद मुमकिन हुआ था कि ये दोनों मतन दोनों तरह के मौजूद थे, यानी मंटो भी मौजूद थे और गालिब भी मौजूद थे हमारे पास। तो अगर आप में थोड़ी जान मारने की थोड़ी हिम्मत हो तो आप आके उनको पढ़े, फिर आप ज़ुबान को कायम करें, और ये सारी चीज़ें ये भी था इसमें। आपको दोस्त अगर कोई बात करना चाहे सर, यहाँ जो रवि शंकर बाल है, बाल वो हिंदी में मैंने देखा है नेट पर, तो बा और लाम है, आ की मात्रा नहीं है दरमियान में। आपने यहाँ बिल बा उर्दू में तो फिर और कैसे लिखेगा? बाल बल बल वो शॉर्ट वॉवल हाँ, शॉर्ट वावल है ना, अच्छा शायद ऐसा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदी वैसी में बात है। यानी बल तो एक इस्तेमाल होता भी है ना, जब वीर बल वीर बाल ये भी हो सकता है, क्योंकि बाल तो हिंदी में मैंने जो देखा है वो बा और लाम है, आ की मात्रा नहीं है। लेकिन वो जिस तरह मैंने उनके बारे में मिसाल के तौर पर इनके कुछ वीडियोस देखे थे, जब ये तर्जुमा हो रहा था उसी साल इनका इंतकाल हुआ, 1 साल पहले जी दिसंबर में इनका इंतकाल हुआ है, और ये मैंने अगले साल कुछ काम शुरू किया था। सो मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे जब तकरीबात में गए तो वहाँ उनको इसी उससे बुलाया जा रहा था, और चूँकि मैंने इसका हिंदी तर्जुमा उस तरह नहीं देखा था, अच्छा मेरे सामने तो इनका अंग्रेजी का तर्जुमा था, उसमें BAL भी वो हिंदी में ये है ना कि अगर वो इंग्लिश में रोमन में करते हैं तो BAAL से बाल करते हैं, हाँ। BAL से नहीं, BAL से बाल होगा। ये हाँ, या तो ये डबल परेशानी एल, है। डबल डबल एल, जैसे डबल मन जिसको दिल के मानों में हम बोलते हैं, ये मैंने वो अगर आप लिखते हैं तो आपको वो रोमन में MAN हो जाता है ना, हाँ। MAN लिख दिया तो फिर आप डबल N लगा देते हाँ। हैं मन भी, ताकि आपको ये- ये तो चीजें रहेंगी। लेकिन कोई ऐसा समझ रही कोई नहीं, वैसे मैंने एक बात ये की बात है तो समझ में आनी चाहिए ना कि ये लिख रहे हैं बस। दूसरे हाँ, कि इसमें पढ़ते हुए एक जगह पर रूमी जो है वो आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसन्निफ को रूमी से भी बड़ी यानी कि कोई नहीं, रूमी के बारे में उन्होंने पूरा वो भी नॉवेल दोज़ख में ही आ जाए। रूमी के बारे में उन्होंने एक पूरा नॉवेल लिखा है द मिरर्ड लाइफ के नाम से। मैंने लकीली उसको भी तर्जुमा कर दिया है, वो हो अच्छा गया। चले, यानी अभी ये कहना ही था कि आप उसको कर दें। नहीं, वो तर्जुमा मैंने जब ये खत्म किया था तो ये राइटर ने मुझे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। और रूमी भी एक तरह से हमारा ही हवाला बनते हैं, हमारी जुबान का, फारसी शायरी का। तो ये काम खत्म होने के बाद असल में तो सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि अगर इस पर इतनी मतलब मेरी पीठ ना ठोकी जाती और मुझे इतनी शाबाश ना दी जाती तो शायद मैं कभी भी ना करता काम। लेकिन ये काम बाज ऐसे लोगों की तरफ से तौसीफ आई कि जो लोग झूठी तारीफ करते नहीं, तो फिर मुझे लगा कि चलो शायद कुछ काम कर ही लिया है। फिर मैंने रूमी वाला काम शुरू किया। वो तो मैंने नहायत खामोशी से तर्जुमा किया, किसी को भी दिखाया भी नहीं। और वो कब तक है आपका इरादा छपवाने का? बस उसके लिए पब्लिशर ढूंढ रहे हैं जी, देखें कि अच्छा पब्लिशर मिल जाए। तो अच्छा पब्लिशर उन्होंने कहा, बड़ी कड़ी है। किसी ने सूटेबल बॉय देखी है? हाँ जी, हाँ जी, देखी। जिस तरह रिश्ता ढूंढती है। तो फिर विक्रम साहब से बात कर लेते हैं। मैंने जब ये जुमला पढ़ा ना इसकी बैक पे, तो अफजाल साहब ने लिखा, तो मैंने नौफल को मैंने यार नौफल ने क्या लिख दिया अफजाल साहब ने। दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अफजाल साहब ये जुमला लिख रहे हैं। वो जुमला सेम लिखा सलीम साहब ने,
सर उर्दू का शायरी नहीं होता और नहीं नौफल साहब फिर ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ हमारे लिए तो अगर सर आप कुछ पढ़ के सुनाना चाहें तो हो सकता है मुझे कुछ अपना पसंद है। हाँ, अगर कोई आप चाहें तो मैं कुछ छोटा जी सा सर इसके अलावा सर ने एक पंजाबी नॉवल भी करके रखा हुआ है। बड़ी कर दी बात बड़ी का दीप उसका मणि का दिया शायरी भी सुनती है गुरदास में सर इसको थोड़ा गूगल भी किया था, ये ओरिजिनली इंग्लिश में छपा है या बंगाली में छपा था कौन सा? पहले ये नॉवल? ये पहले तो बंगाली में छपा है। ठीक है। वो राइटर बंगाली में लिखता है कि ये सर ने वैसे बंगाली मुझे बताया था कुछ बंगाली दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन की थी। मेरे एक दोस्त हैं जो हिंदुस्तान में होते हैं, खातून हैं वो, और उनको मैं जब ये तर्जुमा कर रहा था अंग्रेजी से तो मुझे उस वक्त इस बात का बहुत एहसास था कि ये अंग्रेजी वाले ने जो लिखा है तो असल में इसका बंगाली बंगाली में क्या था। तो ऐसे कम से कम कई मकामात थे नॉवल में, 4-5 बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा टुकड़ा उनको कॉपी करके भेजा कि तुम्हारे पास तो बंगाली नॉवल है ना यार, तो ज़रा मुझे बताओ कि उन्होंने क्या लिखा है। ख़ासतौर पर नामों के मामले में मुझे बड़ी परेशानी उठाना पड़ी। फारूकी साहब ने जो तर्जुमे के हवाले से मजमून लिखा उसमें उन्होंने यही कहा था कि आइडियल सूरत ये है कि दोनों जुबानें जानने वाले हों, यानी अगर आप अंग्रेजी से कह रहे तो अंग्रेजी जानने वाला भी हो और उर्दू, तो ये वही कैफियत। सर वैसे हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ज़ुबान के ऊपर तो मीन के वो डिपार्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। मीन के बंगाली का तो हमारे पास है ही नहीं डिपार्टमेंट। इसमें यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, वो तो है स्टेट का मसला है। ये स्टेट का मसला है ना। बंगाल जब हमारे साथ है तब भी बंगाली यहाँ कितनी पढ़ाई की, जब बंगाल वाले हमारे साथ है तब भी बंगाली कितनी पढ़ाई की। में होता था जो अब नहीं होता। काशी में था बंगाली कत्तर की वजह वो बंगालियों की वजह से तो नहीं होता। बस एक कैसे 47 बंगाली है बंगाली की थी। यहाँ बंगाली बाबे रह गए। 47 के बाद की बात। इकोनॉमिस्ट तो बहुत अच्छे हैं यहाँ बंगाली बाबे भी हैं। जी जी। और ये बंगाली और मगरबी पाकिस्तान अकेडमी रह गई। हाँ जी, मगरबी पाकिस्तान के हाँ बड़ी वो अट्रैक्शन ही आज भी मगरबी पाकिस्तान लफ्ज़ दे नाल। मैं एक इसका छोटा सा चैप्टर एक सुनाता हूँ जिसमें गालिब जब कलकत्ता पहुँचते हैं वो उनको उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 25 है इसका। महबूबा वाला जो है, हाँ वो भी इसका बहुत दिलचस्प है। हाँ वो मैं वही लेकिन ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। अब किस किस अपनी ख्वाहिश मुर्दा को रोई है, थी हमको इससे सैकड़ों उम्मीदवारी। वो मौसम बहार था जब मैं मुर्शिदाबाद से होता हुआ कलकत्ता पहुंचा। मेरा दिल बाग बाग हो गया। दिल्ली में बहार का मौसम जरा देर का होता है, लेकिन कलकत्ता, बंगाल, ताहद्दे नजर सब्जा ही सब्जा। अगर मैं बंगाल ना जाता तो कभी ना जान पाता कि फितरत इस एक रंग के कितने रूप दिखा सकती है। बहार में वहाँ खुशगवार हवा चलती है। मेरे दोस्त कहते थे इस हवा में इश्क के लिए रग़बत खुली मिली। मैंने भी यही महसूस किया। मलमल के से लम्स वाली इस हवा के छू जाने ही से आपके अंदर हसरतें जाग उठती हैं, जैसे कोई बेवफा महबूब कहीं आपका इंतजार कर रहा है, और तब आपका दिल चाहेगा कि बाहर की इस हवा में आप खो जाएं। आप खुद से कहेंगे काश मैं इस हवा में बह जाऊं। मुझे मीर साहब का एक शेर याद आ गया, जैसे नसीम हर सहर तेरी करूँ हूँ जुस्तजू, खाना बखाना दर बदर शहर बशहर कूबा। मेरे दोस्त सोहन लाल ने शिमला बाजार में मिर्जा अली सौदागर की हवेली में 10 रुपये माहाना के किराए पर मेरे लिए एक कमरे का बंदोबस्त कर दिया। अपने सफरी घोड़े को बेचकर मैंने आमदोरफ्त के लिए एक पालकी किराए पर ले ली। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए 50 रुपये महीने से ज्यादा खर्च ना करूंगा। आपने इस मिर्जा को पहचाना मंटो भाई? शाहजहानाबाद से कलकत्ता आते आते मैं ये बात समझ चुका था कि समझौते किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और समझौता मुझे हर हाल में कर रहा था। आखिर में सर पर कर्जों का पहाड़ उठाए अपनी पेंशन के मामलात दुरुस्त करवाने कलकत्ता आया था, लेकिन मैं नाकाम रहा। जैसा मोहताज आया था वैसा ही मोहताज दिल्ली को लौट गया। मैं अंग्रेजों से इंसाफ की उम्मीद लेकर कलकत्ता आया था, लेकिन मुझे पत्थर की दीवारों से सर फोड़कर वापस लौट जाना पड़ा।
मैं उसकी तफसीलात में जाकर आपको बोझों नहीं मारना चाहता। हाँ, ये हासिल कलाम ये था कि मुझे बगैर किसी तब्दीली के 5,000 रुपये सालाना की पेंशन को कबूल करना होगा, लेकिन कलकत्ता ने जो कुछ मुझे दिया वो भला मैं कैसे भूल सकता। बिरादरान, ऐसा तरोताज़ा शहर तो महज अताए खुदाबंदी ही हो सकता है। सब्ज घास की निशस्त तख्त शाही से कहीं ज्यादा पुरलुत्फ होती है। हाय गंगा से आती हुई वो हवाएं, ऐसी हवाएं मैं दोबारा कहाँ पाऊंगा। सुबह शाम गोरी मेमें घोड़ों पर सवार मैदान में घुमा करती, अरबी घोड़े भी वैसे ही जोर आवर जैसी उनकी पीठ पर सवार हसीना। बहुत खूब। यूं लगता था जैसे सरसब्ज घास के पस मंजर में हर लम्हा एक नई तस्वीर बनाई जा रही है। घोड़ों की रफ्तार के साथ हसीनाओं के बदन के जाविये भी बदल जाते। हर जाविया गोया कोई तीर था जो दिल के आर पार हो रहा। लाट साहब का बंगला भी कैसा जबरदस्त था, और चौरंगी में बागात के दरमियान घिरे हुए मकानों को देखकर मेरे दिल में कैसा हिरस पैदा होता था। वो सब अंग्रेजों के घर थे। यकीन मानिए मंटो भाई, अगर मुझ पर मेरे खानदान की जिम्मेदारी ना होती तो मैं यहीं रह जाता, जब तक मुझे कब्र में न डाल दिया जाता। शाहजहां आबाद में हवा और पानी इस कदर साफ शफाफ नहीं थे, ये तो बिल्कुल जन्नत थी। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा। वो सब्ज़ाज़ारे हाय मुअत्तर के है गज़ब, वो नाज़नी बुताने खुदारा के हाय हाय। सब राज़मा वो उनकी निगाहें के हफ नज़र, ताकत रुबा वो उनका इशारा के हाय हाय। वो मेवा हाय ताज़ा शीरी के वाह वाह, वो बादा हाय नाब गवारा। कलकत्ता जैसी उम्दा शराब मैंने कभी नहीं, ना ही ऐसे आम खाए। कलकत्ता आकर ही मैं आमों के इश्क में गिरफ्तार हुआ। मैंने ये फल पहले भी खाया था, लेकिन बंगाल का आम ऐसे था जैसे तवील इंतजार के बाद माशूक का बोसा। वाह वाह, बहुत। अब ये लफ्ज़ियात जो है सारी देखते ही मेरी राल टपक पड़ती। एक टुकड़ा मुंह में रखते ही मजे से मेरी आंखें मूंद रहती। अगर जन्नत के सारे मेवे भी आपके सामने धर दिए जाए मंटो भाई, तो आप कलकत्ता के आमों को फरामोश न कर सकेंगे। मैं ऐसा बिसियारखोर था कि एक मर्तबा मैंने हुगली के इमाम बाड़े के मुतवल्ली को कुछ आम बिजाने के लिए खत लिख दिया। मैं ऐसा फल चाहता हूँ मुतवल्ली साहब, जो न सिर्फ दस्तरखान पर सजकर खूब लगे, बल्कि जानो दिल को भी राहत बख्शे। और आप तो जानते ही हैं, फकत आमों ही में ये सिफत पाई जाती है। और हुगली के आम बतौर खास बेमिसाल हैं, जैसे बाग से ताज़ा ताज़ा तोड़े हुए फूल। देखिए, फल को फूल कहना कैसी बात है। आमों का मौसम खत्म होने से पहले अगर 2-1 बार मुझे याद करने की इनायत कर लें तो मैं एहसानमंद रहूँगा। मुतवल्ली साहब ने मेरी दरख्वास्त का खातिर खा जवाब दिया। मेरे मुलाजिम रात में आमों को पानी में भिगो देते। मैं रोज सवेरे एक आम खाता और फिर दोपहर को भी। जानते हैं ठंडे आमों का मजा कैसा होता है मुंटो भाई? गोया आप अपनी महबूबा के बदन पर जुबान फेर रहे हैं। चूंकि आमों की बात चल निकली है तो मैं आप लोगों को 2-1 किस्से सुनाता हूँ। ब्रादरन, ये दरअसल किस्से नहीं है, बल्कि लेकिन अब मेरी जिंदगी तो महज एक किस्सा ही है। शाहजहां आबाद के हकीम रजीउद्दीन खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो आम खाना पसंद नहीं करते थे। एक रोज हम दोनों मेरी हवेली के बरामदे में बैठे थे। एक आदमी गली से गधा लिए गुजर रहा था। गली में आम के छिलके पड़े थे। गधे ने आम के छिलकों को सूंघा लेकिन खाया नहीं। हकीम साहब जोर से हंस दिए, बोले, देख लो मिर्जा, गधे भी आम नहीं खाते। मैंने महज इतना कहा, दुरुस्त हकीम साहब, गधे आम नहीं खाते। हकीम साहब पहले तो हंस दिए, फिर अचानक बिगड़ कर मेरी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? उन्होंने पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, कोई गधा आम नहीं खाता। समझ गया, उन्होंने कहा और उठकर चल दिए। जहां तक आमों का ताल्लुक है मंटो भाई, मैं तो बस 2 बातें जानता हूँ। आम मीठे हों और बहुत से, ताकि मैं जितने खाना चाहूँ खा सकूं। कलकत्ता ने दोनों मुमकिन कर दिए। आम में सिर्फ खाता ही नहीं था, कभी कभी तो मैं पानी में भीगे हुए आमों पर अपनी उंगलियां फेरता रहता। कैसा लुत्फ था वो, आंखों के लिए भी कैसा खुशकुन। हमसागर को देखिए, जिसके, ये आम का नाम है शायद, जिसके बदन पर उगते सूरज का हल्का नारंगी रंग फैला हुआ है।
या लंगड़े ही को लीजिए, मुकम्मल सब्ज, कहीं कहीं हल्के जर्द रंग की लकीरें सी, गुलाब खास कुछ हिस्सों से सब्ज या जर्द रंगों की ऐसी बहार और किसी फल में नहीं हुई। मंटो भाई, खूबसूरत आमों के जिक्र से आपका दिल कभी नहीं भरता। मैं उनके लिए ऐसा बदमस्त था कि करीब और दूर के दोस्त अहबाब मेरे लिए किस्म किस्म के आम भेजा करते थे। जब आमों से इतना प्यार है, बेगम ने एक बार मुझसे कहा, तो आप शराब क्यों नहीं छोड़ देते? आप जानती हैं घर से बाहर भी मेरी एक जिंदगी है बेगम, तो क्या मैंने आपको छोड़ दिया? मुझे दोनों चाहिए, और मेरा चाहना आप चाहती हैं मैं एक मुकम्मल शौहर बन जाऊं? इस जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं बेगम, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता, वरना कब का तलाक दे चुका होगा। क्यों नहीं छोड़ सकते मिर्जा साहब? इस जिंदगी की गुमकरदा राह में एक आप ही तो मेरा सहारा है। वाकई आप क्या समझती हैं मैं क्यों इस हवेली में लौट कर आता हूँ, चाहे हम दिन भर में कोई बात भी ना करें? मुझे क्यों लगता है कि अब भी मेरा कोई घर है? मैंने बेगम से ऐसा कुछ भी नहीं कहा मंटो भाई, सब मेरा ख्वाब था। ये सारी बातें मैंने ख्वाब में की। मैं उमराव बेगम के साथ सिर्फ ख्वाब में बातें किया करता था। जरूर वो भी इसी तरह मुझसे बातें किया करती होंगी, वरना इतने बरस हम एक साथ कैसे गुजारा कर सकते थे? कहीं तो कोई रूह थी जिसे हम दोनों ही ना पहचान सके। रूह कितना पुरफरेब लफ्ज है। मैंने कलकत्ता जाकर ही लफ्ज सीखा। मेरे कलकत्ता के दोस्त नवाब सिराजुद्दीन अहमद ने एक दिन आकर मुझसे कहा, चलिए मिर्जा साहब, आज आपको एक ऐसे आदमी के पास ले जाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। किसके पास? निद्धू बाबू के पास। ये कहाँ के बाबू हैं? अरे नहीं, ये कोई बाबू नहीं है, लेकिन सब लोग इन्हें निद्धू बाबू कहते हैं। उनका असल नाम राम निधि गुप्ता है। वो गीत लिखते हैं और उन्हें गाते भी हैं, अगरचे अब वो गा नहीं पाते। तो हम जाकर क्या करेंगे? आपको उनसे बातें करके खुशी होगी मिर्जा। ये उस 2 मंजिला इमारत का एक छोटा सा कमरा था जो ऐसी गली में वाक़ था जहां दिन की रोशनी में भी अंधेरा छाया हुआ था। हम वहां दोपहर के बाद पहुंचे, वो अभी तक सो रहे थे। मुलाजिम के जगाने पर वो अंगड़ाइयां लेते हुए उठ बैठे और सिराजुद्दीन से कहा, इस नावक्त नवाब साहब, मैं अपने एक दोस्त को लाया हूं, कोई गाने बजाने वाले हैं, शायर हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और बोले, नवाब साहब, आपको यहाँ लेकर आए हैं। मेरी उम्र अब लगभग 90 बरस की है। ये खादिम आपके तफन्नुन तबा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अब गा नहीं पाता। अगर जी चाहे तो एक आध चीज सुना दीजिए, सिराजुद्दीन ने कहा। जी तो चाहता है, लेकिन हवा सब साथ नहीं देती नवाब साहब। अगर गाने में रूह ना हो तो आप कैसे गा सकते हैं? ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप गाएंगे तो जन्नत जमीन पर उतर आएगी। ये नामुमकिन है नवाब साहब, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुर नाफ से उभरते हैं और तराना सुरों से फूटता है। जब नाफ ही सूख जाए तो तराना कैसे पैदा होगा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि कव्वे की तरह काय काय करके लोगों को अहमद बनाना मेरा पेशा नहीं। बराए करम तशरीफ रखिए। हजरात, आप लोग खड़े क्यों हैं? उस कमरे में बैठने का कोई इंतजाम नहीं था। हम निद्धू बाबू के बिस्तर पर ही बैठ गए। कलकत्ता किसी काम से आना हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। थोड़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, ये हरामजादे यहाँ हमारे देश को चूसने आए हैं। ये मेरे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने साधक राम का वो गीत नहीं सुना? आपको याद है नवाब साहब? मेरा आशा लेकर आना केवल आना ही रहा, जैसे चत्र में कमल के धोखे से रंग चला गया। खेलने के छल से उतारा इस भूतल पर। इस बार जो खेल खिलाया मांगो पूरी ना हुई कोई आशा। मिर्जा साहब, इन गोरे साहिबों की तरह इस शहर का भी दिल नहीं है। आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली लौट जाइए। इस शहर में अब नई किस्म के शुरफा हैं जिनका दावा है कि निद्धू बाबू के गीत फौश हैं। साले गू खाने वाले हैं। अब ये अंग्रेज फैसला करेंगे कि क्या फौश है और क्या नहीं। तो फिर भारत चंद्र को कहाँ रखोगे तुम? क्या विद्यासागर को यकसर मिटा डालोगे? जलील बदेशी, वो हरामी बेरुजियो लोगों को सिखा रहा है कि मांस खाओ, मदिरा पियो और कहो कि अंग्रेजी तालीम ही बेहतरीन है। तुम क्या समझते हो? तुमने कम मांस खाया है, कम मदिरा पी है? अरे हमने तो रखेल भी रखी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम बेरारो हो गए। ये गीत सुनिए। परान कम समझे मेरी वासना, इस खेत में मरता हूं मैं, तुम वो नहीं समझते नहीं।
हृदय सरोज में रह जाए मुझे कोई दुख नहीं, प्राण चले जाए सदा विचार, कहो ये भी क्या गुण हुआ। कहिए क्या नीतू बाबू का ये गीत फौश है। वो हमें एक के बाद एक टप्पा सुनाने लगे और हर गीत में वही एक लफ्ज प्राण यानी रूह। जब भी वो इसे अदा करते यूं महसूस होता जैसे वो खिले हुए फूल हाथों में दे रहे हैं। फिर गाते गाते थक कर वो बहुत देर तक खामोश रहते हैं। कैसी खुशनसीबी है मेरी। सिराजुद्दीन साहब बोले, आज कितनी मुद्दत बाद आपको दोबारा गाते हुए सुना। नीतू बाबू मेरी तरफ पलटे और कहा, लौट जाइए मियाँ, दिल्ली लौट जाइए, कलकत्ता आपको कुछ ना देगा, तस्लील के सिवा कुछ हासिल ना होगा। आजकल अंतों की नज़र सबसे तेज है, यहाँ लोग बदनामी के सिवा और कुछ देना नहीं जानते। मुर्शिदाबाद के महाराज महानंद राय बहादुर कभी कभी कलकत्ता आकर रहते हैं। श्रीमती नाम की एक बेसवा उनकी मुलाजमत में थी। मैं हर शाम महाराज की ज़ियाफत तबा के लिए गाया करता था। न जाने क्यों श्रीमती मुझे चाहने लगी। जितनी देर में वहां रहता वो ध्यान रखती कि मेरी देखभाल में कमी न रह जाए। लोगों ने चहमगोइयां शुरू कर दी कि श्रीमती के साथ मेरा ताल्लुक है। अगरचे उसको तसव्वुर में रखकर मैंने कितने ही गीत तकलीफ किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो मेरी रखेल हो गई। कलकत्ता में चीज़ों में तोज़ी इस तरह की जाती है। कुछ दिन और यहाँ रहेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ जौहर की कोई कदर नहीं, बस पक पक करना आना चाहिए। ये सब विदेशी तालीम का नतीजा है मिर्जा। ये लोग अपने सिवा किसी को इंसान नहीं समझते। जब हम रुखसत होने लगे तो नीतू बाबू ने अपना हाथ मेरी शाने पर रखा और बोले, मायूस ना हो मियाँ साहब, आपके सामने लंबा रास्ता है। मैं तो अपना वक्त पूरा कर चुका, इसीलिए अनाप शनाप बक रहा था। चलिए मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का ये है नॉवेल। अब ये गालिब वाला टुकड़ा था, तो शायद आपको अंदाज़ा हुआ हो कि जिस तरह आप खुतूत गालिब पढ़ते हैं तो जो ज़ुबान या जो मुहावरा गालिब ने उसमें कायम रखा है। अब देखिए ये तहरीर अंग्रेज़ी से आई है, तो वो अंग्रेज़ी से आप एक तो ये है ना कि आप आज की ज़ुबान में तर्जुमा करें, तो हम और आप जिसमें बात कर रहे हैं अभी। लेकिन जब अगर आप ये सोचें कि गालिब की तो तहरीर मौजूद है हमारे सामने, गालिब की किताबें मौजूद है, गालिब की नसर मौजूद है, तो गालिब का मुहावरा हमारे सामने, तो फिर उसको अगर कायम करें तो शायद नहीं बाकी उसमें में जाना चाहिए ना। जी हाँ। आज के उसमें खतूत पे लिखा तो सही मुझे याद है, देखिए तर्जुमे की एक बात याद आ रही मुझे। एक बार मैं आसिफ साहब के यहाँ बैठा हुआ था, फिर उनका जिक्र खैर आता है, बहुत पुरानी बात है। तो आसिफ साहब क्या मुझे उनके साथ कहीं जाना था, तो आसिफ कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तब तक तैयार हो गया आता हूँ। ये उनका जो इदारा था शहरजाद, कहने लगे भाई एक पंजाबी नावल का तर्जुमा करवाया है इनाम उर्दू में, तब तक तुम इसको जरा एक नज़र देखो, मैं आता हूँ। मैंने वो उठाया और मैंने उसको खोला, पहली ही लाइन थी उसमें, तुमने क्या शोर डाला हुआ है। तो मैंने उसको बंद कर दिया, क्या शोर डाल रखा है, ऐसा कुछ जुमला। आसिफ साहब कहने लगे कैसा लगा। मैं कहा मैं तो नहीं इसको देख सका। पहला जुमला ये था कि तुमने क्या शोर डाला हुआ। कहने लगे तो इसमें क्या खराबी है। मैंने कहा ये है कि तुसी की रौला पाया है। तो ये रौला पाना जड़ा है, तो इसमें शोर बकायदा डाला है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब शोर गुल मचा रखा है, शोर कर रखा है। ये उसको और तरह कहना चाहिए। पंजाबी मुहावरे को आप उर्दुआ रहे हैं, यानी उधर चूंकि रौला पाया जाता है तो आप उसको ये नहीं लिख सकते, तो ये गलत जुबान है। तो ये एक मुझे, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि लफ्ज से लफ्ज पर आप लफ्ज बिठाते हैं जब, तो फिर ऐसी सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ता है। जैसे गूगल वाले ट्रांसलेट करता है, आप उसमें जरा लिखिए कोई मुहावरा अपना, तो फिर आप उसका लतीफा बना जिगर मुरादाबादी का सॉफ्टवेयर का तर्जुमा ब्लैकेट का तर्जुमा कराची में किसी ने मकतूबात का आदमी किया था। सॉफ्टवेयर का तर्जुमा नरम कपड़ा। लेकिन आज मैंने जितने देखे हैं बड़े बड़े अच्छे लिखे पढ़े लोग, तो जब भी देते हैं नेट का हवाला देते हैं कि ये नेट पे ऐसे लिखो, आपने गलत लिखा हुआ है। हालांकि मेरी तहकीक के मुताबिक वो सही होता है। देखिए विकिपीडिया जैसा जो कि बहुत रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, वो गलत से भरा हुआ है। भरा हुआ है, उसको एडिट कर सकते हैं ना, वो नहीं है उसकी बुनियाद पे आप कोई रिसर्च पर कर नहीं सकते। आप यूनिवर्सिटी लेती नहीं, अगर आपने विकिपीडिया का रेफरेंस दे दिया तो भरा हुआ है गलत से। अब हमारी नौजवान नस्ल यही कहती जी, फलान नेट पे देखे, गूगल पे देखे, यूट्यूब पे देखे। मैं कैसे ऐसा मेहनत नहीं करना चाहते। जी जी, वो असल बात है।
कौन जान मारा है तेरे, कौन उठाए किताबें निकाले जाके? सहूलत है ना कि फौरन मिल जाती है चीज़। देखिए जहाँ अवाम पैदा हो वहाँ पर तहकीक ज़रूरी हो जाती है। जब आपका जहन ये कबूल नहीं कर रहा चीज़ को तो आपको तहकीक करनी चाहिए क्या ये गलत है ये सही है। मैं मानता हूँ कि नेट से का सहारा बड़ी अच्छी बात है ये। अब एक साहब ने, लेकिन इस सहारे पे रहना नहीं चाहिए। नहीं रहना नहीं चाहिए, मैं तो इसका गाइड हूँ। अब एक साहब ने क्या किया है कि कुत्ते वाला रिकॉर्ड चलाया, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री की कि जी ऐसे ऐसे अब्दुल करीम खां का ये कुत्ता था, और उन्होंने यूट्यूब से या किसी ने मुझे बाहर भेजा हो कि ये अब्दुल करीम खां का कुत्ता था जब अब्दुल करीम खां हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था, ये जी, वाकया जी। मैंने भी पढ़ा। और वो जनाब और आंखों से उसके आंसू आ जाते थे कुत्ते के, और वो यार ये क्या बात हुई, वो तो बिल्कुल गलत था और लोग रेफरेंस दे रहे हैं उसका। आज हमने जो स्टडी की है, हमने जो रिसर्च की है, तो उसमें ये नहीं है। वो तो कुत्ता ही एडिसन का था, थॉमस एडिसन का। तो उसके वो तो उसका समाज से उसका ताल्लुक था रिकॉर्ड का, तो उसकी समाज ख़त्म हो गई थी एडिसन की उस ज़माने में जब ये इजाद